Hello students, so today we are going to start with our second lecture of Competition Act. Okay, in the first lecture we have covered the RERA Act, and in this particular lecture we will going to cover Competition Act. Okay, अब ये Competition Act क्यों आया? ये Competition Act इसलिए आया ताकि मार्केट के अंदर बेसिकली कंपटीशन मेंटेन रहे. ओके, इसका बेसिक आने का मकसद यही था कि मार्केट के अंदर कंपटीशन मेंटेन रहे. अब कंपटीशन क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, अगर मार्केट के अंदर एक ही जना होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइसेस में बेचेगा. ओके, बट अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा तो वो रीजनेबल वैल्यू लगाएगा. राइट, सो इट विल बी गुड फॉर बोथ द कस्टमर्स एज वेल एज इन द मार्केट. ये इसीलिए आया अपना क्या कंपटीशन एक्ट. और क्यों आया, क्या आया, वो अपन अभी पढ़ेंगे. सो व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन एक तरीके का सिचुएशन है मार्केट के अंदर इन विच फर्म्स और सेलर इंडिपेंडेंटली सेल और उसका प्रॉफिट सेल्स एंड मार्केट शेयर को डिसाइड करते हैं. ओके, एक तरीके की सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जिसको अपन क्या बोलते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है. ओके, ताकि बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से प्रॉफिट सेल्स और मार्केट शेयर डिटरमाइन हो सके. अब व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ अ कंपटीशन? कंपटीशन होने का प्री रिक्विजिट क्या हो सकता है? तो कंपटीशन होने का प्री रिक्विजिट सबसे पहले ट्रेड होना चाहिए. राइट, ट्रेड होना चाहिए. ट्रेड का मतलब क्या? बाइंग सेलिंग. अगर बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होगा तभी तो जाके फिर कंपटीशन होगा. राइट, सो प्री रिक्विजिट क्या है कंपटीशन का? ट्रेड है. बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए, जस्ट रीड कर लेना. फिर ये बताया गया है कि क्यों आया कंपटीशन एक्ट. कंपटीशन के लिए, उसके बाद में इन्होंने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव ट्रेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, ताकि वहाँ पे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, इसीलिए इस कंपटीशन एक्ट को लाया गया. सबसे पहले कंपटीशन की नीड है, ये चीज़ किसने बताई थी? सबसे पहले राघवन कमेटी बनी थी एंड उसने रिपोर्ट किया था कि आपको ऐसा लॉ लाना चाहिए कंपटीशन के लिए, और सीसीआई का फॉर्मेशन होना चाहिए. सीसीआई मतलब क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि मोनोपोलिस्टिक ना बन जाए अपना मार्केट. ओके, और प्रमोट करें अपन कंपटीशन को. राघवन कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी, सजेशंस बनाए थे, और राघवन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहले कंपटीशन बिल बना और फिर कंपटीशन बिल से कंपटीशन एक्ट बना. ओके, अब वही बात बताई गई है कि कंपटीशन एक्ट के 9 चैप्टर्स हैं, 66 सेक्शंस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं अपने इस कंपटीशन एक्ट के लिए. सो टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस दैट एडवर्सली इफेक्टिंग द कंपटीशन, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही है. जैसे कि क्या? जैसे कि अगर 3-4 सपोज ए है, बी है एंड सी है, ये तीनों एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं और ये तीनों एक साथ हो जाएं कि अब हम एक साथ बेचेंगे. तो पहले कंपटीशन था मार्केट के अंदर, तो ये 100 रुपये में बेच रहे थे, बट अब ये तीनों मिल गए हैं तो और कोई नहीं बेच रहा है मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को, तो वो बोल रहे हैं कि अब हम 1000 रुपीज़ के अंदर इस चीज़ को बेचेंगे. तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है. राइट, तो इट इज़ एडवर्सली इफेक्टिंग द कंपटीशन. ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है अपने को. एंड टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इनटू द मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड टू do all the matter incidental thereto. Okay, so this is the main object for which the competition act came into the force. ये उसके कुछ अपने चैप्टर्स हैं. सबसे पहले सेक्शन नंबर 1. सो हमको पता है सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का होता है. ठीक है, और सेक्शन नंबर 2 किसका होता है? डेफिनेशंस का होता है. ओके, सो सेक्शन नंबर 1 क्या है? इसके अंदर क्या बोला कि ये है कंपटीशन एक्ट और ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया के अंदर. डेफिनेशंस पे आते हैं. अब डेफिनेशंस के अंदर जैसे अपन देख रहे थे, खाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आपको बताऊंगी. सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्विजिशन.
एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी को एक्वायर कर लेना, राइट को एक्वायर कर लेना। ओके, कैसे अपन एक्वायर कर सकते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को किस तरीके से एक्वायर कर सकती है, इसको कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन भी बोला गया। ओके, एक्वाइजिशन कॉम्बिनेशंस भी बोला गया। कहाँ पर बोला गया है ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे। सो एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अग्री टू एक्वायर बाय वे ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट, असेट्स। अगर एक कंपनी का हमने शेयर्स ले लिया, वोटिंग राइट ले लिया, असेट ले लिया, तो उसको एक्वायर कर लिया। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि तीन जो कॉम्पिटिटर्स थे वो मिल गए आपस में, राइट, तीन कॉम्पिटिटर्स आपस में मिल गए, तो बेसिकली एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, राइट। और तो एक्विजिशन कैसे हो सकता है, शेयर्स के थ्रू हो सकता है, वोटिंग राइट्स के थ्रू हो सकता है, या फिर अपने असेट के ट्रांसफर के थ्रू हो सकता है, या फिर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। और इसको अपन कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे बाद में। फिर अग्रीमेंट क्या होता है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा दैट अग्रीमेंट जो होता है वो एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग होता है, एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि ओरल एंड रिटन दोनों हो सकता है, ठीक है, बट वो एनफोर्सिएबल बाय एक्ट नहीं होता है, राइट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, वेदर और नॉट। अगर वो एनफोर्सिएबल बाय एक्ट होता है तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट। उससे पहले वो क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। एनी अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसर्न, फॉर्मल, रिटर्न, ओरल और नॉट, और जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है उसको अग्रीमेंट बोला जाएगा। मतलब कि अगर आपने किसी के साथ में अग्रीमेंट भी कर लिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे, कंपटीशन को बर्बाद करेंगे कंट्री का, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, यू ऑल नो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। अब कार्टेल के बारे में पढ़ते हैं। कार्टेल का मतलब होता है एसोसिएशंस ऑफ पर्सन बना लेना, अपना खुद का एसोसिएशन बना लेना। वन मोर थिंग, अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स एंड वर्टिकल अग्रीमेंट्स। देखिए, अगर दो ठेले वालों ने, ओके, दो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, उन्होंने जो एक ही लेवल के ऊपर है, ये भी आम बेचता है, ये भी आम बेचता है, ओके, दोनों ने आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया, दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं, तो इस अग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट बोला जाएगा। बट सपोज करो किसी होलसेलर ने रिटेलर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि कंपटीशन को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि किसी होलसेलर ने बोला कि मैं अपना जो माल है वो खाली आपको ही दूंगा, ओके, मैं अपने जो गुड्स हैं वो खाली आपको ही दूंगा। तो इस तरीके का जो अग्रीमेंट होता है फ्रॉम अ हायर पर्सन टू अ लोअर पर्सन, और फ्रॉम अ लोअर पर्सन टू अ हायर पर्सन, जो कि एक वर्टिकल वे में होगा, तो उसको वर्टिकल अग्रीमेंट्स कहा जाएगा, जो कि सेम लेवल के ऊपर नहीं है। ओके, अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको पता है। कार्टेल, कार्टेल का मतलब ये होता है कि अपना एसोसिएशन बना लेना, अपना एसोसिएशन बना लेना, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ठेले वालों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया, तो मतलब उन्होंने क्या बना लिया, एक तरीके का कार्टेल बना लिया, ओके। देखो, कार्टेल इंक्लूड्स एसोसिएशंस, एसोसिएशंस किसी का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर्स का भी हो सकता है, सेलर्स का भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स का भी हो सकता है, जिन्होंने अग्रीमेंट कर लिया देमसेल्व्स कि वो लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अटेम्प्ट टू कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्राइस ऑफ एनी ट्रेड ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर वो सब ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा और कॉम्पिटिशन के ऊपर असर पड़ेगा, राइट। अगर सपोज करो किसी प्रोड्यूसर्स ने, सारे किसान लोगों ने मिलकर क्या किया कि हम लोग कंट्रोल लगा देंगे किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, हम अपना जो गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, हम हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, राइट, कंपटीशन अफेक्ट होगा। तो ऐसा कार्टेल जो होता है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, कार्टेल बोलेंगे, राइट। और ये कार्टेल क्या वर्ड होता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। बेसिकली आपको कार्टेल का मतलब समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं टू कंट्रोल द मार्केट, ओके, किसी भी तरीके से उसका कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सेल्स के अंदर, प्राइस के अंदर, किसी भी तरीके से अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, तो उसको क्या बोला जाएगा कि उन्होंने क्या फॉर्म करा है, कार्टेल फॉर्म करा है, राइट।
टू और मोर इंटरप्राइजेज जो कि क्या कर रही है, फिक्स प्राइस कर रही है, लिमिट कर रही है, एलोकेशन कर रही है, फिर बिड रिगिंग एंड रिगिंग ऑफ मार्केट कर रही है। बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ जनों ने अपना एसोसिएशन बना लिया जो कि एक बिड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे। गवर्नमेंट ने टेंडर मंगवाया कि जो सबसे कम प्राइस लगाएगा उसको हम ये टेंडर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो जो भी बिड करने वाले लोग थे उन्होंने आपस में कार्टेल बना लिया दैट ओके हम बोलेंगे कि खाली ये पर्सन जो है ना यही बिड करेगा, हम लोग नहीं करने वाले हैं बिड। बेसिकली वो इसको जिता रहे हैं, राइट। एक एसोसिएशन बनाकर जो प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, कंपटीशन को अफेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, राइट। तो ये भी कार्टेल के अंदर आता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्यूजिव बिडिंग, या फिर एक साथ करके बिड करना, या फिर बिड रिगिंग। ओके, अब टाइप्स ऑफ कार्टेल ये नया ऐड हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंटरनेशनल कार्टेल मतलब कि एक कंट्री के अंदर कार्टेल बन रहा है जो कि अफेक्ट कर रहा है मार्केट को इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री ने कार्टेल बनाया लेकिन वो अफेक्ट कर रहा है मोर देन वन कंट्री को। उसके बाद इंपोर्ट कार्टेल, ऐसे लोगों ने आपस में मिलकर कार्टेल बना लिया जो कि इंपोर्ट्स कर रहे थे एक कंट्री के अंदर। एक्सपोर्ट कार्टेल, ऐसे लोगों ने मिलकर कार्टेल बना लिया जो कि क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम इंडिया। क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक कार्टेल की, तो देखो कार्टेल जो होता है ना सीक्रेटली वर्क करता है, कोई किसी को बता के नहीं करेगा कि हाँ हमने एसोसिएशन बना लिया है और इस तरीके से हम प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं बोलेगा, राइट। तो ये सीक्रेटली काम करते हैं। उसके बाद में जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे, ओके, फ्रॉम डिटेक्शन बाय द कमीशन। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किसी तरीके से छुपाने की कोशिश करेंगे वो लोग। कोई दूसरे मेथड कंपनसेशन स्कीम्स वगैरह लेकर आएंगे वो लोग ताकि अलोकेशन ना हो अदर मेंबर्स के अंदर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला बिड रिगिंग वो लोग करते हैं, तो एक जने को क्यों जाने देंगे, वो बोलेंगे कि ये जना एक बार जीत जाए उसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा वो हम तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कार्टेल की। अगर कोई क्वेश्चन आए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ कार्टेल है या नहीं है, तो वहाँ पर हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीक्रेटली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्क कर रहे हैं, इसलिए क्या हो सकते हैं, कार्टेल हो सकते हैं, राइट। कंडीशंस क्या क्या होती है कार्टेल की, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यू कॉम्पिटिटर्स। अगर कुछ मैंने बोला 3 ही जने हैं मार्केट के अंदर, मतलब क्या है बहुत फ्यू जने हैं, तो वो एक साथ कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं, राइट। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, अगर एंट्री और एग्जिट बैरियर्स ज़्यादा हैं, देखो अगर 3 जने मिल भी जाते हैं लेकिन फिर भी अगर एंट्री बैरियर कम है तो बहुत सारे लोग फिर भी आते रहेंगे, ओके। तो इसलिए अगर हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स है तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्या कि कार्टेल बन जाएगा। होमोजीनिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया सब लोग सेम चीज़ बेचेंगे तभी क्या बन सकता है, कार्टेल बन सकता है। एक्सेस कैपेसिटी एंड हाई डिपेंडेंस ऑफ कस्टमर ऑन द प्रोडक्ट, कस्टमर का डिपेंडेंस है उस प्रोडक्ट के अंदर तभी तो वो प्राइसेस बढ़ा पाएंगे, राइट। हिस्ट्री ऑफ कॉल्यूजन, उनके पास में हिस्ट्री है कि उन्होंने पहले भी ये काम कर रखा है। एंड एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन, वो एक्टिवली हैं, वो ऐसे नहीं है कि हाँ बन गए चलो कुछ काम ही नहीं कर रहे हम लोग, ऐसा नहीं, वो लोग एक्टिवली उसके अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल्स हैं बस पढ़ लेना। कमीशन, कमीशन मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि ध्यान रखेगा कि कंपटीशन मेंटेन्ड है या नहीं है, ओके। कंज्यूमर्स, तो देखिए कंज्यूमर इसके अंदर कौन कौन होता है, कोई भी पर्सन जो कि बाय कर रहा है फॉर कंसिडरेशन, पेड या पार्टली प्रॉमिस या पार्टली पेड या डिफर्ड पेमेंट के अंदर काम कर रहा है, ओके। और इट ऑल्सो इंक्लूड रीसेलिंग्स। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है इसके अंदर, चाहे वो पे कर रहा है, चाहे पार्टली पे कर रहा है, चाहे वो डिफर्ड पेमेंट के अंदर बोल रहा है कि हम डिफर्ड पेमेंट के हिसाब से आपको बाद में पेमेंट करेंगे, ओके। या फिर वो रीसेलिंग के लिए भी अगर कोई कंज्यूमर ले रहा है आपसे गुड्स तो उसको भी क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर बोला जाएगा इन द कॉम्पिटिशन एक्ट, ओके। चाहे वो गुड्स ले रहा है, चाहे वो गुड्स खुद के लिए ले रहा है, चाहे रीसेलिंग के लिए ले रहा है, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, उसको क्या माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा। और सर्विसेज भी भले वो खुद के लिए ले रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। बट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर खाली वो होता है जो खुद के लिए कंज्यूम कर रहा है, ओके। कंज्यूमर खाली वो होता है जो खुद के लिए कंज्यूम कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, कहाँ पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो देखिए
कंज्यूमर जो पर्सनल के लिए यूज़ कर रहा है, कमर्शियल के लिए यूज़ कर रहा है, रीसेलिंग के लिए यूज़ कर रहा है, सब लोग इंक्लूड होंगे कहाँ पर, कंपटीशन एक्ट के अंदर। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसको खाली प्रोटेक्शन देगा, ओनली उन पर्सनस को जो कि परचेज कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पस। आई होप दैट आपको समझ में आया हो। ये आता है, एक दो क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर कि कौन से लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स कहलाएंगे और कौन से लोग कंज्यूमर कहलाएंगे अंडर द कंपटीशन एक्ट। इंटरप्राइज क्या होती है, इंटरप्राइजेस वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाएंगे, इंटरप्राइज कहलाएंगे। बट कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो वाले इंक्लूड नहीं होंगे जो कि वो चीज़ कर रहे हैं जो कि ओनली गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये लोग क्या नहीं कहलाएंगे, ये लोग इंटरप्राइज नहीं कहलाएंगे। कौन सी होती है वो चीज़ें जो खाली गवर्नमेंट करती है, जैसे कि करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स अपन तो नहीं छाप सकते ना, अपन नहीं छाप सकते करेंसी नोट, वो खाली गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये चीज़ें इंटरप्राइज के अंदर नहीं आएगी। डिफेंस अपन नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, एंड स्पेस से रिलेटेड डीलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट। गुड्स आपको पता है, गुड्स हर कोई चीज़ जो बिक रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, माइंड हो रही है। डिबेंचर और स्टॉक्स को भी गुड्स बोला गया है, और शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट को क्या बोला गया है, गुड्स बोला गया है। मतलब कि जो एप्लीकेशन मनी होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या वो गुड्स होगी, नहीं, वो गुड्स नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहले शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उसके बाद में क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो अलॉटमेंट के बाद में तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन एप्लीकेशन मनी जो होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी, वो गुड्स नहीं है। ओके, और गुड्स विल ऑल्सो इंक्लूड द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इनटू इंडिया। क्या फिक्स डिपॉजिट गुड्स कहलाएगा, हाँ, फिक्स डिपॉजिट भी गुड्स कहलाएगा। एप्लीकेशन मनी गुड्स होती है क्या, नहीं। शेयर्स गुड्स होते हैं क्या, यस। सो मैंने सब कुछ कवर कराया है आपको, आप बस जो चीज़ें हैं उसको एक बार रीड आउट करेंगे, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द थिंग्स हैज़ बीन कवर्ड। मेंबर्स तो वही जो कमीशन के मेंबर्स होंगे, इंक्लूड्स चेयरपर्सन। नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में आता है। इन पर्सन्स वही लोग जो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन्स कहलाते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म्स, एसोसिएशन, एक्सेट्रा। प्राइस मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हम पेमेंट कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। रेलेवेंट मार्केट, देखिए कंपटीशन के लिए, कंपटीशन को देखने के लिए वो बोलेंगे कि कंपटीशन जो हो रहा है वो रेलेवेंट मार्केट के अंदर होना चाहिए और रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो रेलेवेंट मार्केट मतलब कि रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट एंड रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, मतलब अगर कंपटीशन आप कर ही रहे हो, कंपटीशन का उल्लंघन आप कर ही रहे हो, तो वो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट मतलब कि आम, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ठेले लग रहे हैं एंड ठेले के अंदर क्या बिक रहे हैं, आम बिक रहे हैं, राइट। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये मंडी में हो रहा है, सब्जी मंडी में हो रहा है, राइट। तो रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर रिलेवेंट है, क्या उस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, यस, आम के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। क्या जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे कंपटीशन को अफेक्ट पड़ेगा, यस। अगर आप मंडी के अंदर कुछ ऐसा काम करते हैं तो कंपटीशन को अफेक्ट पड़ेगा। तो कंपटीशन को अफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो ये भी देखना पड़ता है अपने को कि वो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना ही समझना काफ़ी है इसके अंदर। बाकी कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को वो फैक्टर्स एज इट इज़ लिखने होते हैं कि व्हाट फैक्टर्स यू मस्ट डिटरमाइन दैट हाउ टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज़ अ रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट। बेसिकली मतलब पता होना चाहिए, मतलब आपको पता चल गया है। रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट एरिया जहाँ पर डिमांड एंड सर्विस हो रही है, कहाँ पे, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मंडी के अंदर, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होगा रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट का, रिलेवेंट प्रोडक्ट का, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक DLF कंपनी थी जो कि डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय कर रही थी रेलेवेंट मार्केट के अंदर। और वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली वो गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लैट्स बेच रहे थे। तो फ्लैट्स क्या हो गए,
फ्लैट्स क्या हो गए, वो प्रोडक्ट हो गया रेलिवेंट प्रोडक्ट, एंड जो जगह है जहाँ पर वो लोग फ्लैट्स को बेच रहे थे वो क्या हो गया रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट. प्रोडक्ट प्रोविजन ऑफ सर्विस फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट आर आइडेंटिफाइज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, एंड the place where it is going to be built is known as a relevant geographical market. I hope that इस एग्जाम्पल से भी आपको थोड़ा आइडिया मिला हो, बट मुझे लगता है that पहले वाले एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा. सर्विसेज आप सबको पता है, जो सर्विसेज अपने को मिल रही हैं डे टू डे, चाहे बैंकिंग से कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वो क्या होती हैं, सब सर्विसेज होती हैं. शेयर्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, राइट. शेयर्स ऑल्सो इंक्लूड फ्री शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, चाहे वो वोटिंग राइट वाले हों नहीं हों, सिक्योरिटी देयर होल्डिंग वोटिंग राइट, सब लोग क्या क्या आएंगे, शेयर्स के अंदर आएंगे. क्या शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड होते हैं, यस. क्या शेयर्स के अंदर डिबेंचर्स इंक्लूड होते हैं, यस. वैसे इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन इस एक्ट के लिए माना गया कि हाँ इंक्लूड होते हैं. ओके, टू कवर इट इनटू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. टर्नओवर, अब देखो कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ठीक है. आपने कंपटीशन को हिलाया और उससे कुछ अमाउंट आपने रिकवर करा, मतलब कि आपने कंपटीशन को अफेक्ट करा और उससे आपको 100 करोड़ रुपीस का टर्नओवर हुआ. तो आपके ऊपर बाद में जाके जब पेनल्टी लगती है, आप पकड़े जाते हो, तो वो पेनल्टी आपके टोटल टर्नओवर सपोज जो 1000 करोड़ था उसके ऊपर नहीं लगती, बट उस रिलेवेंट टर्नओवर के ऊपर लगती है जो कि आपने कंपटीशन को अफेक्ट करके कमाया गया है. ओके, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. उस रेलिवेंट टर्नओवर को क्या बोला जाएगा, रेलिवेंट टर्नओवर बोला जाएगा, एंड उसका एक परसेंटेज आपको क्या करना पड़ता है, पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है. तो इसलिए यहाँ पे टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है कि टर्नओवर वो टर्नओवर होता है, वो रेलिवेंट टर्नओवर होता है जो कि आपने कंपटीशन को अफेक्ट करके कमाया गया है, और वो रेलिवेंट टर्नओवर पे आपको क्या देना पड़ेगा, एक परसेंटेज ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप पकड़े गए तो. फिर सेक्शन नंबर 3 के ऊपर आते हैं कि अगर आपने कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट करा है किसी के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, राइट. प्रोहिबिशन ऑन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि एडवर्स इफेक्ट डाले है कॉम्पिटिशन के ऊपर, उसको क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा. कैसे होते हैं अग्रीमेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिमिट कर रहा है प्रोडक्शन, अलोकेशन ऑफ मार्केट कर रहा है, लिमिट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई. मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बोला दैट हम आपको अब प्रोडक्शन नहीं देंगे, सप्लाई नहीं देंगे, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, फ्लक्चुएशन आएगा मार्केट के अंदर, राइट. अलोकेशन ऑफ मार्केट, दो कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने कल्यूड कर दिया, उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, ए वाले प्लेस के अंदर आप मार्केटिंग करो और बी वाले प्लेस के अंदर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ. मतलब कि उन्होंने बेसिकली अलोकेशन कर दिया मार्केट का. तो ये भी उन्होंने कंपटीशन को अफेक्ट करा है, बल्कि उन्होंने अपनी अपनी जगह डिसाइड कर ली. तो बेसिकली अब वो वहाँ पे मोनोपोली कर रहा है, ये यहाँ पे मोनोपोली कर रहा है. ओके, उन्होंने फिक्स प्राइस कर दी कि इससे कम प्राइस में तो हम बेचेंगे ही नहीं. दोनों ने डिसाइड कर लिया कि 1000 रुपये के नीचे हम लोग बेचेंगे ही नहीं. कल्यूसिव बिडिंग कर लिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है. एक्सक्लूसिव सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट कर लिया उन्होंने. मतलब जैसे कि होलसेलर ने बोला कि मैं खाली इस रिटेलर को ही अपना माल बेचूंगा. तो बेसिकली कंपटीशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि दूसरे जितने भी प्लेयर्स थे उनको तो सप्लाई मिल ही नहीं पा रहा है. तो एक्सक्लूसिव सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं, अब्यूजिव होते हैं टू कंपटीशन. अभी कौन कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो इसके अंदर अपन 2 केसेस पढ़ेंगे, वही हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट एंड वर्टिकल अग्रीमेंट्स. ओके, अभी कैसे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालता है कंपटीशन के अंदर, क्रिएशन करता है बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रीज, बेनिफिट्स को एक्रू नहीं करने देता है कस्टमर्स को. एक बार रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपटीशन के कारण नुकसान हो रहा है. ओके, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं. हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स मतलब कि सेम लेवल के ऊपर कैसे आप अब्यूज़ कर सकते हो, कैसे आप एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स बना सकते हो. तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स के अंदर एनी अग्रीमेंट बिटवीन इंटरप्राइज, ओके, इन सब लोगों के बीच में अग्रीमेंट होगा
और वो कैसा होगा कि उन्होंने सेल प्राइस डिटरमाइन कर दी, सेम लेवल के लोगों ने सेल प्राइस डिटरमाइन कर दी कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। उन्होंने लिमिट लगा दी ओवर कंट्रोल, और कंट्रोल लगा दिया प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट्स के ऊपर कि अब हम कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं लाएंगे मार्केट के अंदर। इस तरीके से उन्होंने लिमिटेशन लगा दी मार्केट के अंदर। उन्होंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया मार्केट का कि ये मार्केट आपका, ये मार्केट मेरा, इस तरीके से कलियोजिव बिडिंग कर दी। एक साथ मिलके उन लोगों ने क्या करा, बिडिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। बिड रिगिंग मैंने आपको कर दिया कि उन्होंने कल्यूड करके प्री डिटरमाइंड कर दिया कि कौन जीतने वाला है। ओके कोई घर था, उसके ऊपर बिडिंग लगने वाली थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लिए टेंडर्स निकला, तो इसके अंदर बिडिंग को माना जाता है कि बिडिंग को आपसे बिड मंगाई जाती है। ओके और उस बिड को आपने बेसिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करी ताकि वो बिड एक जने को ही मिले या इस पर्टिकुलर जने को मिले, या फिर उसका कुछ उन्होंने बिडिंग के अंदर कल्यूजन कर दिया। ओके तो इसको भी क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं उसको एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। और एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, राइट। आइडेंटिकल बिड्स कर दी कि हम सब लोग एक ही जैसी बिड करेंगे, सब लोग 100 रुपए की बोली लगाएंगे। लोएस्ट बिड कौन करने वाला है ये बता दिया। ये भी बोला कि अगर किसी बिड के अंदर आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या नहीं करूंगा, बिड नहीं करूंगा, ऐसा बोला। नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। कॉमन नॉर्म्स अगर डाल दिए किसी के अंदर। उसके बाद में बोला कि किसी आउटसाइड वाले को नहीं जीतने देंगे हम, चाहे हमें कितना ही पैसा लगाना पड़े, किसी बाहर वाले बंदे को हम बिड के अंदर नहीं जीतने देंगे। तो टू अग्रीमेंट टू स्नूज आउट आउटसाइड बिडर्स, उनको बाहर भगा देना। एडवांस के अंदर ही डिसाइड कर लेना रोटेशनल बेसिस के ऊपर कि इस साल तुम जीतो, अगले साल में हम जीतेंगे, उसके अगले साल तुम जीतना। इस तरीके से रोटेशनल बेसिस या फिर जोग्राफिकल बेसिस के हिसाब से उन्होंने अपना अलोकेशन कर दिया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आप बिड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सब क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स होते हैं। कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, सेम लेवल के ऊपर हैं ये लोग। सेम चीज़ वापस से आई गई है, दैट बिड सप्रेशन, सप्रेस कर दिया, रिफ्रेन कर दिया, विड्रॉ कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री बिड, एक दूसरे के खिलाफ स्पेशल टर्म्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिड रोटेशन, बोला कि रोटेशन के अंदर आते जाओ, तुम लोग करते जाओ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या हुआ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर, देखो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देकर ये कि XYZ 3 बिडर्स थे, उन्होंने बोला Z जीतेगा, Z जीत गया, और Z जीतने के बाद में जो भी उसको टेंडर मिला उसका सब कॉन्ट्रैक्ट ही इन दोनों के अंदर दे देंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल अग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया था, जो अलग अलग लेवल्स के ऊपर होते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं अपना एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़, तो वो टाइन अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। टाइन अग्रीमेंट्स मतलब क्या होता है कि मैंने आपके साथ में ही अग्रीमेंट करा है, और अब मैं इसके आगे ये चीज़ इस तरीके से बेचूंगा, या मैं खाली आपके साथ ही बेचूंगा, इस तरीके की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइन अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, मैं खाली आपको सप्लाई करूंगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, मैं खाली आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ओके, खाली आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रिफ्यूज़ल टू डील, मैं खाली आपके साथ में ही डील करूंगा, बाकी सबके साथ में मैं डील नहीं करूंगा, ओके। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, आपको मैं जो भी माल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आगे रीसेलिंग के लिए इतना मिनिमम प्राइस मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। मिनिमम प्राइस मेंटेन करके चल रहे हैं वो लोग। तो इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाएंगी, वर्टिकल अग्रीमेंट्स, वर्टिकल अग्रीमेंट्स कहलाती हैं, वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स कहलाएंगे, ओके। इस तरीके का आ सकता है MCQ की, वो आपको एक सिचुएशन देंगे और उसके अंदर बताएंगे कि कौन सा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट यहाँ पे चल रहा है, क्या टाइन अग्रीमेंट हो रहा है, क्या एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट हो रहा है, क्या रिफ्यूज़ल टू डील हो रहा है, या रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का हो रहा है। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है, ओके। टाइन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट दैट रिक्वायर परचेज ऑफ गुड्स एंड कंडीशन ओवर सम कंडीशंस, ओके। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर, कि मैं आप ही को सप्लाई करूँगा, ओके। तो एक बार रीड आउट कर लेना। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, मतलब कि अगर मोनोपोली भी है तो भी ये चीज़ चलेगी। कब होता है ऐसा चीज़, अगर कॉपीराइट एक्ट है तो, ओके।
अगर आपने किसी चीज़ को मनाया और उसका कॉपीराइट आपने ले लिया, तब ऐसा नहीं बोल सकती ना गवर्नमेंट कि अरे अरे आप तो मोनोपोली ले रहे हो, आप तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, कंपटीशन लाओ, दूसरे प्लेयर्स को भी लेकर आओ मार्केट के अंदर, आपने जो एग्रीमेंट कराया वो गलत कराया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। क्योंकि आपने उसका क्या लिया है, कॉपीराइट लिया है, पेटेंट लिया है, ट्रेडमार्क लिया है। ओके, अगर आपका पास उसका एक्सक्लूसिव राइट है तो आपको एक एक्ट के थ्रू उसका राइट मिला है। ओके, प्लस एक और चीज़ है इसके अंदर, एक्सपोर्ट और डिज़ाइन एक्ट वगैरह के अंदर भी है एक्सपोर्ट। अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव सप्लाईज कर रहे हैं कि हाँ हमको कम प्राइस के अंदर पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, और हमारा क्या आएगा, बाहर से आएगा फॉरेन रिजर्व, हमारा बाहर से क्या आएगा, फॉरेन रिजर्व। तो गवर्नमेंट को क्या पसंद है, फॉरेन रिजर्व पसंद है, राइट। तो ऐसा अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कुछ अग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ने बोला वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। तो उसको क्या कर डाल दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन एक्ट, बाकी लेआउट डिज़ाइन एक्ट और एक्सपोर्ट के केस के अंदर। ओके, एक्सपोर्ट के अंदर बोला कि कंपटीशन है तो चलेगा, बाहर लोअर प्राइस में बेचो। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा इन्होंने चार्ट बना के दिया है कि एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट जो कि क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल के अंदर वो लोग क्या करेंगे, जो सेम लेवल के ऊपर हैं वो फिक्स कर देंगे, प्राइस लिमिट कर देंगे, क्वांटिटी शेयरिंग इन द मार्केट, एंड क्या कर देंगे, बिड रिगिंग कर देंगे। और जो डिफरेंट अपने लेवल्स के ऊपर हैं वो क्या करेंगे, टाइन अग्रीमेंट करेंगे, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील एंड रीसेल राइट्स मेंटेन। मोस्टली इसके ऊपर क्या आता है, MCQ। ओके, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, इसको रीड आउट ज़रूर कर लेना। बीच बीच में कुछ केस लॉज आपको मिल सकते हैं, वो सारे केस लॉज अपन एक साथ कवर अप करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द ऑल द चैप्टर्स। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, एक बार रीड आउट करके रखो, समझ में नहीं आया तो भी चलेगा। रीड, देखो सेम चीज़ वापस से ये लोग बोल रहे हैं, टाइन अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव लाइफ, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ दोबारा से ये चीज़, ठीक है। एक बार आप रीड आउट करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा, अरे ये तो वही चीज़ बोल रहा है। एक्सेप्शन देखिए वापस से इन्होंने वही सेम चीज़ बोली, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाएं, सेम चीज़ है, दोबारा क्यों लिखा है CI ने, आई डोंट नो। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, तो देखिए इसके अंदर अभी इन्होंने बोला कि अगर आप अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, राइट। देखो डोमिनेंट पोजीशन पे होना गलत बात नहीं है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना वो गलत बात है। सपोज अपने टाटा स्टील है, वो स्टील के अंदर मोनोपोली के अंदर है। ओके, उनसे अच्छा स्टील या उनसे ज़्यादा स्टील कोई नहीं बनाता है अपने इंडिया के अंदर, राइट। तो ये लोग क्या है, मोनोपोली हैं, ये लोग क्या है, डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हैं। पर डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर होना गलत बात नहीं है, आप डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हो सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर अब्यूजिंग योर डोमिनेंट पोजीशन, वो लोग स्टील का चार्ज करने लग जाए, सपोज करो 1 लाख रुपीज़, सो वो आप अब्यूज कर रहे हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, राइट। तो ये कहलाएगा एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट। बट क्या डोमिनेंट पोजीशन पर होना गलत है, नहीं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को डबल चेक करना पड़ेगा। वन थिंग इज दैट वेदर यू आर इन अ डोमिनेंट पोजीशन और नॉट। सेकेंड थिंग इज दैट वेदर यू आर अब्यूजिंग योर डोमिनेंट पोजीशन और नॉट। ओके, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट, इन्होंने बोला कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंसिडर क्या हो जाएंगे कि आप डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ कर रहे हो। क्या, अगर आप कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देते हो परचेज एंड सेल्स के अंदर, कुछ ऐसी प्राइस चार्ज कर लेते हो परचेज एंड सेल्स के अंदर, अगर आप लिमिट कर रहे हैं किसी भी तरीके से प्रोडक्शन का या टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट का, आप किसी चीज़ को साइंटिफिकली ज़्यादा ग्रो नहीं करने दे रहे हो, जैसे कि एंड्रॉयड होता है, ठीक है, या एप्पल है, एप्पल के पास सपोज करो कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड मार्केट के अंदर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन वो उस चीज़ को रोक रहा है, क्यों, ताकि उसके नीचे वाले मॉडल्स भी मार्केट के अंदर निकलते रहें, राइट। ऐसा कुछ अगर वो कर रहा है तो वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कहलाएगा। लेकिन उसके पास में क्योंकि वो है, क्या है, कॉपीराइट है अपने उसका ना iOS का, तो इसीलिए फिर कंपटीशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। प्लस वो तो इंडिया के अंदर ही नहीं है तो वो अप्लाई ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि ये एक्चुअली पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। इसलिए इंडल्ज इन द प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन डिनायल इन द मार्केट, किसी भी तरीके से वो रोक रहा है दूसरे लोगों को मार्केट के अंदर आने से।
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी तरीके के, या फिर अदर मार्केट के अंदर इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि टाटा स्टील है, वो स्टील के अंदर है, तो अब वो स्टील के अंदर डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है, तो उससे वो चाह रही है कि अब वो लेड के मार्केट के अंदर भी कैप्चर कर सके। तो किसी भी तरीके से अगर वो अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन की, तो उसको क्या माना जाएगा, अब्यूज़ और डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा, और वो हो जाएगा अपना क्या, वॉइड। सो क्या डोमिनेंट पोजीशन पे आना एक तरीके का अब्यूज़ है, क्या वो वॉइड है? नहीं। लेकिन अगर आप अब्यूज़ कर रहे हैं अपने डोमिनेंट पोजीशन का, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डोमिनेंट पोजीशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि आप डोमिनेंट पोजीशन पे हैं या नहीं है। कब आपका मार्केट साइज ज़्यादा हो, आपका साइज एंड रिसोर्सेज ज़्यादा हो, आप कंपटीशन के ऊपर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो ये बस एक बार रीड आउट कर लेना। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है कि कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज करना। ओके, कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज करना, ताकि आपके जो मार्केट के अंदर दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हट जाएं, और क्योंकि आप तो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हैं तो आप तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन दूसरे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? बिकॉज उनके पास तो उतना रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो कॉस्ट से कम प्राइस के ऊपर कब तक सर्वाइव कर लेंगे, राइट? वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, और इसको टोटल कॉस्ट के हिसाब से देखा जाता है। सपोज करो आपके पास में 3 प्रोडक्ट है, ए, बी एंड सी, इनका कॉस्ट प्राइस है 50, 60 एंड 50, 60 एंड 40। सो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 150। सो इवन इफ आप ए को 40 रुपीज़ में बेच रहे हैं, बी को 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं, एंड सी को आप बेच रहे हैं सपोज करो 20 रुपीज़ के अंदर, तो क्योंकि इसका टोटल 160 हो गया, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं कहलाएगा। इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा कि इसका तो आपने प्राइस कम रखा है, इसका प्राइस कम रखा है, नहीं, टोटल देखा जाएगा। ओके, टोटल देखा जाएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आई थी, तो उसके अंदर टोटल करके अपने को देखना पड़ता है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग है या नहीं है। ओके, और जैसे कि जियो है मार्केट के अंदर, उसने नेट को इतना सस्ता कर दिया कि कॉस्ट प्राइस से भी कम में कर रहा है, तो वो उन्होंने क्या करा, कंपटीशन को आउट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर अब्यूज़ कर रहे हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का। तो क्या सीसीआई उनके ऊपर जुर्माना कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और शायद किया भी था। आई एम नॉट श्योर ऑन इट। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, आप एक्सेसिव प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, फिर डिनायल इन मार्केट शेयर, किसी और को आने नहीं दे रहे हैं मार्केट के अंदर। केसेस हैं, पढ़ लेना एक बार, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। कॉम्बिनेशंस देखिए, कॉम्बिनेशंस को भी कंपटीशन एक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो? बिकॉज आप एक साथ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, आप अपना एक कार्टेल बना रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, सपोज करो 3-4 प्लेयर्स हैं, वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो, तीनों आपस में मिल गए, तो अब क्या वो लोग अनफेयर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं ना, राइट? अनफेयर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस को भी रेगुलेट करने का जो पावर है वो किसको दिया गया है? सीसीआई को दिया गया है। अगर आप कॉम्बिनेशंस करना चाह रहे हैं तो आपको पहले सीसीआई से परमिशन मांगना पड़ेगा, अप टू इफ अ सर्टेन लिमिट क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में एक किराने की दुकान है, दूसरे किराने की दुकान है, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब बेसिकली आप मर्जर मान लीजिए, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आपने बोला कि नहीं नहीं आप जाके सीसीआई से बात करो, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि इनका टर्नओवर ही उतना नहीं है कि अफेक्ट कर सके कंपटीशन को मार्केट के अंदर। आप ठीक है ना, दूसरी गली के अंदर जाके फिर वहां से ले आना, अगर आपको ये लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, राइट? कॉम्बिनेशन का मतलब किसी भी तरीके से एक्विजिशन होना, या फिर कंट्रोल का एक्विजिशन होना, ठीक है? वही बात हो गई ना कि मर्जर हो रहा है बेसिकली किसी भी तरीके से, मर्जर एंड अमालगमेशन हो जाना, तो वही तरीका दे रखा है इसके अंदर, बस कुछ नहीं। या तो मर्जर एंड अमालगमेशन हो जाए, या फिर एक्विजिशन हो जाए बाय शेयर्स एंड वोटिंग राइट, या फिर कंट्रोल ओवर द इंटरप्राइज। अब ये वाला जो चीज़ है ना, इसको काट देना, ये ओल्ड है लिमिट, ये वाली लिमिट जो है ये न्यू लिमिट है, और ये वाली लिमिट को अपने को देखना पड़ेगा। देखो, अगर दो कंपनीज एक साथ मर्ज होना चाह रही हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हैं, और उनका जो जॉइंट एसेट है वो इंटरप्राइज लेवल पे इतना है, और ग्रुप लेवल के ऊपर इतना है, और अगर जॉइंट टर्नओवर इतना है, टोटल इतना है ग्रुप लेवल के ऊपर,
तो इनको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा इफ़ दे वांटेड टू कॉम्बाइन। ओके, ये इन इंडिया के अंदर है और इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों को मिला करके इतना अगर आपका इससे ऊपर अगर आपका जा रहा है द लिमिट, तो आपको सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि ये लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। क्या, रूरल बैंक, दो रूरल बैंक्स अगर साथ में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो नेशनलाइज बैंक आपस में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, सीसीआई को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस सेंटर वाले लोग आपस में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप 50% ऑफ वोटिंग राइट, मतलब कि अगर एक इंटरप्राइज दूसरे इंटरप्राइज को ले रही है लेकिन उस इंटरप्राइज का 50% से कम है वोटिंग राइट, तो मतलब कि एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, राइट, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर सीसीआई को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद में इन्होंने बोला कि देखो, अगर यहाँ पे पहले 5 ईयर्स था, इसको काट के 10 ईयर्स कर लेना, 10 ईयर्स अमेंडमेंट हो गया है। ओके, और 10 ईयर्स का इन्होंने ये टाइम पीरियड 2017 में इसको निकाला था और अब 2027 तक ये चलेगा कि अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है और उसका जो असेट वैल्यू है वो नॉट मोर देन इतना है और उसका जो टर्नओवर है वो नॉट मोर देन इतना है इन इंडिया, तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। आपको वो वाली लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वाली लिमिट के अंदर भी आप काउंट हो रहे हो तो फिर आपको सीसीआई को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर ये वाली लिमिट के अंदर हो तो आपको बताने की कोई जरूरत है, राइट। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सो देखो बेसिकली जो कॉम्बिनेशंस अफेक्ट करते हैं अपने कंपटीशन को, उसको क्या कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किस तरीके से आपको बताना पड़ेगा सीसीआई को, तो देखो जैसे ही आपने बोला कि ये कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक्वायर हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, तो आप कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, राइट, कि हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसके बोर्ड रेजोल्यूशन के विद इन 30 डेज के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीसीआई से। 30 डेज के अंदर अंदर आपको सीसीआई को नोटिस भेजना चाहिए कि देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन होना चाह रहे हैं। उसके बाद में आपको वेट करना पड़ेगा 210 डेज तक का, या फिर जब तक कि आपको पहले अगर ऑर्डर मिल जाए तो ऑर्डर तक का। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर उनको दिया, उसके बाद में सपोज 45 डेज के अंदर ही आपको ऑर्डर मिल गया तो ठीक है। अगर ऑर्डर नहीं मिला तो आपको 210 डेज तक का वेट करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए। अगर ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं आता है तो फिर मान लिया जाएगा कि आपको डीम्ड अप्रूवल मिल गया है। ओके, अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तब वो आपको रिजेक्शन का ऑर्डर दे देंगे, राइट। ओनली आफ्टर 210 डेज हैज़ बीन लैप्स कॉम्बिनेशन कैन बी डन। ओके, एक्सेप्शन है कि अगर आप ग्रीन चैनल्स के थ्रू पैसे ले रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन को सीसीआई को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन आगे कवर करेंगे। किस किस जने को कॉम्बिनेशंस नहीं कहलाएगा। ओके, ये चीज़ कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगी कब, जब आप पैसे रेज कर रहे हैं बेसिकली। ओके, आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आप लोन अग्रीमेंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आप बेसिकली देखिए मैं बताती हूँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, ठीक है। बेसिकली वो उसका सपोज करो इक्विटी ले रही है 50% से ज़्यादा, लेकिन वो क्यों ले रही है, वो इसलिए नहीं ले रही है कि हम लोग आपस में मिल जाएंगे फिर हम मार्केट को अफेक्ट करेंगे, कंपटीशन को अफेक्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो इसलिए नहीं ले रही है। मोनोपोली क्रिएट करेंगे इसलिए नहीं ले रही है। किस लिए ले रही है फिर, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको लोन चाहिए, इसलिए वो अपने राइट्स दे रही है, अपने इक्विटी शेयर्स दे रही है। तो आपका बेसिकली कोई भी तरीका नहीं है, आपका कोई भी मंशा नहीं है कि आप कंपटीशन को अफेक्ट करो, तो ऐसे के अंदर आपको सीसीआई को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है विद इन 7 डेज टू आईसीआई कि सॉरी टू सीसीआई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन किस लिए हो रहा है, खाली एक लोन अग्रीमेंट है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है। 7 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है। अगर हाँ ये देखो ये 5 ईयर्स कोई वाला सेम है, इसको 10 ईयर्स कर दीजिए।
अब देखो ये थ्योरेटिकल बातें आ गई, जैसे अपन ने पहले उसके अंदर पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, रेरा एक्ट के अंदर, उसी तरीके से इस एक्ट के अंदर भी थ्योरेटिकल बातें आ गई। वही कि कौन करेगा सीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट, सीसीआई के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनका टेन्योर क्या होगा, नॉट टू इनवैलिडेट देयर प्रोसीडिंग्स, वही वाली बातें वापस से आने वाली हैं। ये सारी बातें थ्योरेटिकल होती हैं, सेम होती हैं ऑलमोस्ट, हर एक एक्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को क्या करना है, इंडेक्स के थ्रू ही अपने को फाइंड आउट करना है। अभी मैं बार बार इंडेक्स बोल तो रही हूँ, लेकिन इसका क्या है इंडेक्स विंडेक्स वो मैं आपको एक बार आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगी। और इंडेक्स आपको अपडेटेड इंडेक्स मिल जाएगा आपको अप्रैल तक। ओके, तभी आपको प्रिंट आउट करा के उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ग्रीन चैनल्स के थ्रू अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, बस ध्यान रख लेना। सीसीआई का फॉर्मेशन कौन करेगा, सीजी करेगा। मैं फास्ट होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है, खाली थ्योरेटिकल बात है। अभी तक जितना समझना था अपन ने समझ लिया कि हाँ कोई अग्रीमेंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अब्यूज़ हो जाएगा, अवॉइड कर दो उसको। कोई डोमिनेंट पोजीशन किया तो आपको पहले देखना है कि डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है, उसके बाद में आपको देखना है कि वो अब्यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अब्यूज़ कर रहा है, डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है, उसको अवॉइड कर दो। अगर आप कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहे हैं तो आपको सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 210 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्शंस अपन ने देखे बहुत जगह पर, एग्जम्पशंस अपन ने देखी बहुत जगह पर। स्टेटस ऑफ सीसीआई कुछ भी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, बताओ उसका एड्रेस भी एड्रेस दे रखा है। उसके बाद में देखो कंपोजिशन, चेयरपर्सन टू एटलीस्ट 2 मेंबर्स, नॉट मोर देन 6 मेंबर्स। इनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है मैं नहीं जाने वाली हूँ डिटेल के अंदर। 15 ईयर्स का प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास में। जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो इन लोगों को सिलेक्ट करेगी, ये है सिलेक्शन कमेटी। उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी सीजी को बताएगी और सीजी क्या कर लेगी, सीजी को रिकमेंड करेगी और सीजी क्या करेगा, उन चेयरपर्सन या मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कर लेगा। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स, 65 ईयर्स एंड कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। इस तरीके से आप साइड में लिख लेना, ताकि आपको अगर ये आए पर्टिकुलरली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो आप जल्दी से जाकर इसको ना पूरा पढ़ के यहाँ पर ही आप देखेंगे तो ही आपके दिमाग के अंदर याद आ जाएगा। अगर कोई एमसीक्यू आता है तो ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है तब तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको खुद के भी थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं व्हेन यू आर रीडिंग इट। अगर आपका चेयरपर्सन नहीं आया तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसकी जगह ले लेता है, पढ़ लेना। रिमूवल करते हैं क्या, सेम चीज़ें हैं जो अपन ने पहले पढ़ रखी है। कुछ डिफरेंट होगा तो मैं बताऊंगी। देखिए वहाँ पे अपन ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपन ने पढ़ा था, वहाँ पे अनलिमिटेड पीरियड के लिए था, यहाँ पे खाली 2 ईयर्स के लिए है कि आपने कुछ भी प्रोसीडिंग करी पार्टी के अंदर तो प्रोसीडिंग के बाद में 2 साल तक आप उनके साथ कोई भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो। 2 साल के बाद आप कर सकते हो। और क्या आप सीजी के साथ में कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो सीजी एसजी के खिलाफ आपने कोई कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स करी और आपका हो गया टेन्योर खत्म, उसके बाद में क्या आप सीजी एसजी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो, उसके अंदर भी 2 साल रुकना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, सीजीएसजी के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और जने के साथ में कर रहे हो तो आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। ओके, सैलरी अलाउंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी। तो देखो जो डीजी होता है ना, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जना होता है। सीसीआई होगा, सीसीआई के अंदर चेयरपर्सन होंगे, मेंबर्स होंगे, और अगर इन लोगों के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देखो यहाँ पे कंपटीशन अफेक्ट हो रहा है, तो इसका बेसिकली सारा जो अपना वो होता है ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो सब चीज़ें डायरेक्टर जनरल करता है। कैसे करता है डायरेक्टर जनरल, क्या प्रोसीडिंग्स कैसे करता है, वो सब अपन कवर अप करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होगा, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको खुद को लग रहा होगा कि सुना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रेरा एक्ट देख कर आए हो और जिस तरीके से ये रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, उसी तरीके से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कि वो लोग अपने ऑफिसर्स भी एम्प्लॉय कर सकते हैं और अदर एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट कर सकता है कमीशन। ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या हैं, पढ़ लेना।
इंक्वायरी इनटू सर्टेन मैटर्स। तो देखो इंक्वायरी अगर उनको लगा कि एम्प्टी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट है या फिर डोमिनेंट का पोजीशन है, तो या फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन या फिर खुद से भी वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं। प्रोसीजर जो होगा वो अपन सेक्शन 26 के अंदर पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया ना कि डीजी के पास में जाएगा और वो सब होगा, वो वाली बात है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं कि हाँ, अब उनको इंक्वायरी अगर वो चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं ओवर द सर्टेन मैटर्स। थ्योरेटिकल बातें हैं कि किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि अरे यार यहाँ पे ये ना ये कंपनी जो है ना ये कंपटीशन को वायलेशन कर रही है, आपने कंपटीशन एक्ट पढ़ लिया है, आपको लगेगा कि ये कंपनी जो है ना कंपटीशन का वायलेशन कर रही है, तो आप भी फॉर्म फिल करके आप भी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं CCI को। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस थ्योरेटिकल बात है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ अपने बुक के अंदर लिखा हुआ है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ एग्जाम के अंदर ICI पूछ लेता है तो हम उसको लिख पाए, राइट। फैक्टर्स जो कि अप्रिशिएबल इफेक्ट डालेंगे, तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना फैक्टर्स लिखे हुए होंगे, आप उनको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, एक बार पढ़ लेना। अगर कोई फैक्टर पूछता है कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं, तो इंडेक्स के अंदर जाना है, फैक्टर्स देखना है और लिख देना है। फैक्टर्स डिटरमाइन व्यूज और डोमिनेंट पोजीशन, सेम अपन ने पढ़ा था। अब इंक्वायरी कर सकता है कॉम्बिनेशन, पहले अपन ने पढ़ा था कि वो इंक्वायरी कर सकता है अब्यूज ऑफ अग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन के अंदर भी अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अब्यूज ऑफ अग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ व्हाट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी आई थिंक सेक्शन नंबर 19 के अंदर, और सेक्शन नंबर 20 के अंदर बोल रहे हैं इंक्वायरी कर सकता है किस केस के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर अलग से दे रखा है, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। फैक्शन एज एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ चीज को रखा है। एक बार मैं बता देती हूँ, आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक हुआ था बीच में। जो चीज़ यहाँ पे फैक्टर्स जो डिटरमाइन होते हैं, जो यहाँ पे फैक्टर्स दे रखे हैं कॉम्बिनेशंस के लिए, वही फैक्टर्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं, डब्बे के अंदर दे रखे हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड आउट कर लेना, अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जस्ट रीड आउट कर लेना। अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो CCI को बोल सकती है कि देखो देखो यहाँ पे कंपटीशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो CCI को रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 60 डेज, और CCI भी किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है, और फिर उस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को 60 डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। CCI को 60 डेज के अंदर रिप्लाई देना है, कमीशन भी कर सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडी को 60 डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा उसको इतना बड़ा लिख रखा है, लेकिन अपन ने उसको एक लाइन के अंदर समराइज कर दिया, तो ऐसा मैं सोचना छुड़ा रही हूँ, जब रीड आउट करोगे तब पता चल जाएगा कि कुछ भी आपको नहीं छुड़ाया है, सब कुछ समझ में आया है, राइट। और रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद से, ठीक है। आप लेक्चर्स लेते हैं, राइट, आप DT के लेक्चर्स लिए होंगे, SCMP के लेक्चर्स लिए होंगे, लेक्चर्स एक अलग बात है और सेल्फ रीडिंग एक अलग बात है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दूसरी बात है, राइट। प्रोसेस है पूरा, जो जना प्रोसेस को कंप्लीट करेगा वो पास होगा, ओके। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लेक्चर देखिए, लेक्चर से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। अगर आप किसी एक ऐसे जने का लेक्चर देख रहे हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, दैट लेक्चर्स इज गुड, ओके। लेक्चर से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, समझ में आया चीज़, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ रीडिंग करना है। सेल्फ रीडिंग से आपको डबल समझ में आएगा, राइट। और सेल्फ रीडिंग करने के बाद में अपने को क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं केस स्टडीज़ की, राइट। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं केस स्टडीज़ की। और प्रैक्टिस हो जाने के बाद में क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। जब अपन टेस्ट देते हैं तो अपने को सच में पता चलता है कि कितनी बातें अपने को रिटेन में रही, क्या अपन उस चीज़ को अप्लाई कर सके या नहीं कर सके, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आप लेक्चर्स लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, पेड लीजिए,
अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, वेल एंड गुड, समझ में आया, सेल्फ रिविजन किया, समझ में आया, और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया, टेस्ट में मार्क्स आए, गुड, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, इम्प्रूव। ओके, अब प्रोसेस के ऊपर अपन आ रहे हैं, दैट सीसीआई के पास में कोई भी मैटर आया, सीसीआई के पास में कोई भी मैटर आया तो वो सबसे पहले प्राइमा फेसी डिसाइड करेगा कि ये चीज़ अब्यूज़ है या नहीं है। प्राइमा फेसी वो डिसाइड करेगा कि ये चीज़ अब्यूज़ है या नहीं है। अगर उसने सोचा कि नहीं ये चीज़ तो अब्यूज़ है, ठीक है, जैसे कि टाटा स्टील कुछ काम कर रहा है और उन्हें सोचा कि नहीं ये चीज़ तो अब्यूज़ है, तो वो डीजी को बोलेगा कि इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अगर उन्हें प्राइमा फेसी ही नहीं लगा कि नहीं ये चीज़ तो अब्यूज़ है ही नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, इस मैटर को क्लोज डाउन कर दो, इस मैटर को क्या करो, क्लोज डाउन कर दो। डीजी ने इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट बनाई, डीजी ने इन्वेस्टिगेशन करा और रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट के अंदर उसने बोला कि कंट्रावेंशन है। अगर उन्होंने बोला कंट्रावेंशन है तो फिर अब सीसीआई क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। सीसीआई क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। लेकिन डीजी ने बोला कि नहीं, जो भी है ये कंट्रावेंशन नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके का। तो जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन दिया था, जिन्होंने भी बोला था कि आपने बोला था कि ये जना जो है कंपटीशन को इफेक्ट कर रहा है, तो उससे इनवाइट करा जाएगा क्या, ऑब्जेक्शन सजेशंस। और अगर सीजीएसजी ने बोला था तो उनसे भी सजेशंस ऑब्लिगेशन या पार्टी से मंगाया जाएगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं, अभी भी बोला कि नहीं अभी भी ये कंपटीशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं आप सही हो बिल्कुल, और यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा है, डीजी की रिपोर्ट एकदम बढ़िया है, तो अग्री कर रहे हैं वो डीजी की रिपोर्ट के साथ, और फिर क्या हो जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं छोटा सा चार्ट, जिससे तीन चार चीज़ें अपनी कवर अप हो रही हैं। अभी 3-4 पेज एक्चुअली, ओके, जब बाद में देखोगे तो दिखेगा कि 3-4 पेज कवर अप हो गए। सीसीआई को प्राइमा फेसी लगा अब्यूज़ है या नहीं है, अब्यूज़ लगा तो इन्वेस्टिगेशन करो, नहीं तो क्लोज कर दो। इन्वेस्टिगेशन करी डीजी ने बोला कि नहीं अपना कंपटीशन को इफेक्ट डाल रहा है तो इंक्वायरी करेंगे, नहीं डाल रहा है तो सजेशंस वगैरह मंगाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं अभी भी है, तो डीजी को अगेन बोला जाएगा कि आप वापस से इंक्वायरी करो। और अगर उन्होंने डीजी को रिपोर्ट के अंदर कंफर्मेशन दे दी कि नहीं, डीजी बोल रहा है कि नहीं है कंपटीशन पे इफेक्ट, और सच में नहीं है कंपटीशन पे इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा क्या, मैटर को। प्रोसीजर देखिए, वहीं पूरा प्रोसीजर लिख रहा है कि कमीशन प्राइमा फेसी डिसाइड करेगा, उसके बाद में इंफॉर्मेशन क्लोज कर देंगे मैटर्स को, यस कर देंगे तो डीजी के पास में चला जाएगा, ठीक है, सेम बातें लिख रखी है, राइट। अब ऐसा बड़ा बड़ा करके लिख रखा है, अपन ने उसको छोटा सा चार्ट के अंदर कवर अप कर लिया, तो क्या आप खुद से रीड कर लेंगे, यस करना है। फिर भी एक बार ऊपर से कवर करा दे रही हूँ मैं। उसने बोला कॉन्ट्रावेंशन है, उसने बोला कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन है तो इंक्वायरी करेंगे, कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाया जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि नहीं और भी करो तो फर्दर इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने बोला कि नहीं तो फिर क्लोज द मैटर। अब सपोज करो उन्होंने क्या बोला था कि इंक्वायरी करो, और उनको पता चला कि नहीं यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कंपटीशन को इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे क्या कंपटीशन को इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं, ओके, कुछ ऑर्डर्स दे सकते हैं। क्या क्या ऑर्डर्स दे सकते हैं, सीज एंड डिसीज का ऑर्डर दे सकते हैं कि जो अग्रीमेंट है जो कि कंपटीशन के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है इसको सीज कर दो। इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टीज को भी, ठीक है। पेनल्टीज क्या क्या लगेगी, अगर आपकी कार्टेल है तो आपको 3% ऑफ द प्रॉफिट का पेनल्टी लगेगा, और 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच कंटिन्यूएशन ऑफ सच अग्रीमेंट, ये आपका क्या लगेगा, और ये आपका पेनल्टी लगेगा, या फिर 3 times ऑफ द प्रॉफिट, या फिर 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द ईयर इन विच द अग्रीमेंट इज कंटिन्यूस। या फिर वो बोलेंगे कि आप मॉडिफाई कर लो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर कोई दूसरा ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ऑर्डर पास कर सकते हैं एज दे डीम्ड फिट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करी गई है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंक्वायरी ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है, राइट। अगर वो चाहे, अगर सीजी चाहे तो वो किसी डोमिनेंट पोजीशन का, जैसे कि टाटा स्टील, उसको बोल सकता है कि आप अपना डिवीजन कर लीजिए। अब आप 2 चीज़ें बना लीजिए, एक बना लीजिए टाटा S1, एक बना लीजिए टाटा स्टील ओरिजिनल्स, ठीक है। तो अगर उसे लगे तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आप डिवीजन कर लीजिए अपनी इंटरप्राइज का,
अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ कंपटीशन के हित में है तो अब किस तरीके से डिवीजन होगा, तो देखो राइट्स एंड प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र करके, एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को इधर उधर लिस्ट करके आप डिवीजन कर सकते हैं किसी भी इंटरप्राइजेस का, अल्टरेशन करके किसी भी तरीके से उसकी चीज़ का, अदर मैटर्स, फॉर्मेशन एंड वाइंडिंग अप, एक कंपनीज को वाइंड अप कर दो और दूसरी को फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से आप उसका क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं इंटरप्राइज का, ओके। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर आपने सपोज करो डिवीजन कर दिया है इंटरप्राइज का तो उनको लॉस होगा, सी ठीक है। टाटा स्टील अगर डिवाइड कर देती है तो टाटा स्टील को लॉस होगा, क्या वो लॉस का कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी, तो देती है क्या, नहीं देती है ना। तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर कुछ भी आपका चीज़ें चेंज हुई तो। इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉम्बिनेशन, अब अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ या फिर अब्यूजिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप आए तो किस तरीके से आपका इंक्वायरी होगा और क्या क्या ऑर्डर्स पास होंगे, और ये भी बोला कि आपका ये वाला इस तरीके का डिवीजन हो सकता है इन केस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशंस की बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन चार्ट के थ्रू कवर अप करेंगे। सबसे पहले प्राइमा फेसी देखा जाएगा कि कॉम्बिनेशन एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। आई होप ये आपको याद आ रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट। आपको सीसीआई को शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा, सीसीआई को क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा, फिर पार्टीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन अगर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था तो कॉम्बिनेशन सीसीआई को नोटिस सर्व करता है विद इन 30 डेज राइट ऑफ बी आर पास्ट। अब अगर सीसीआई को लगता है कि नहीं ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है तो वो उनको शो कॉज नोटिस सर्व करते हैं कि आप बताइए कि कंपटीशन को इफेक्ट कैसे नहीं पड़ रहा है आपके इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो पार्टीज को फिर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। फिर डीजी को बोला जाएगा कि आप भी अपनी रिपोर्ट बनाइए, डीजी को भी बोला जाएगा कि आप भी क्या बनाइए, अपनी रिपोर्ट बनाइए। सीसीआई विद इन 7 डेज ऑफ रिस्पॉन्ड टू द पार्टी, जब रिस्पॉन्ड हुआ पार्टीज का या फिर जब भी डीजी की रिपोर्ट आ गई, इन दोनों में से जो चीज़ अर्लियर हो गई उनको बोला जाए पार्टी को, जैसे कि सपोज करो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये तीनों जने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इनका बोला कि कॉम्बिनेशन का एडवर्स इफेक्ट जा रहा है, 30 डेज के अंदर शो कॉज नोटिस सर्व किया, इनको रिप्लाई देना है 30 डेज के अंदर शो कॉज नोटिस का। उसके बाद में डीजी को भी बोला गया कि आप अपने कॉम्पिट है या नहीं जैसे ही आपकी हो गई आपके पार्टी को अपने वेबसाइट पब्लिश करो, पेपर के अंदर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं क्या, कहाँ पे 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको न्यूज़पेपर में देना है, वेबसाइट के अंदर देना है कि अरे हम कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं। जब ही ये नोटिस जनरल पब्लिक के अंदर आ गया कि अरे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल मर्ज हो रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, नहीं बहुत सारे यूज़र्स चले गए उनके पास में कि नहीं अगर ये मर्जर हो गया, अगर ये लोग साथ में आ गए तो ये लोग प्राइस बढ़ा देंगे, हमारे को ऑब्जेक्शन है, ओके ऑब्जेक्शन है हमारे को, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 15 डेज के अंदर अंदर। सीसीआई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है आफ्टर रेजिंग ऑफ सच ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पार्टी, जो कि है वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, दोनों जने जो मिक्स हो रहे हैं उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, जैसे ही उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई तो वो ऑर्डर पास करेगा, उसमें बताएगा कि कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटिशन को इफेक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, राइट। अगर सीसीआई ने 90 डेज के अंदर अंदर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला, उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि कोई भी कंपटीशन नहीं है और उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मतलब कि सीसीआई को 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, ऑर्डर्स के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है, एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है। अगर एडवर्स इफेक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, वो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है अपने कंपटीशन के ऊपर, अगर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन नहीं कर सकती है अगर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो। अगर उन्होंने बोला कि एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा कंपटीशन के ऊपर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, भले ही मर्ज हो जाओ, तो आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर सीसीआई ने बोला कि अच्छा ठीक है आप लोग मर्ज तो हो रहे हो लेकिन अपन कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम आइडिया को हटा देंगे, खाली वीए बनाएंगे, हम आइडिया को हटा देंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो चीज़ है चल सके। तो सीसीआई क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस उसको रिकमेंड करेगा। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मॉडिफिकेशंस को और अप्लाई भी कर लिया, ठीक है, तो वो अप्रूवल हो जाएगा आपके कॉम्बिनेशंस का। आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है हम आइडिया को हटा देंगे, लेकिन आपने सच में आइडिया को हटाया नहीं, आपने फेल टू कैरी ऑन द मॉडिफिकेशन कर दिया तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा लेकिन सीसीआई को आगे रिकमेंड करा कि नहीं वीआई तो चाहिए, एयरटेल को हटा दो, आपने आगे से अपना एक और सेकंड मॉडिफिकेशन रखा, तो अगर सीसीआई को समझता है 30 डेज के अंदर अंदर कि ठीक है आपका मॉडिफिकेशन ठीक है, तो फिर तो ठीक बात है। अगर उन्होंने को नहीं जमा कि नहीं हमको तो वीआई बनाना है, वीआई नहीं बनाना है, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक बार शांति से पूरा दोबारा बता देती हूँ पूरा प्रोसेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ जो अपनी क्या है, अपनी दो एंटिटीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2-3 एंटिटीज का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, उनको प्राइमा फेसी लगा कि इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। शो कॉज नोटिस सर्व किया, शो कॉज नोटिस सर्व किया, उसका रिप्लाई कितने देर में आ जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर। डीजी को बोला कि आप अपना रिपोर्ट बनाओ, जब भी रिस्पॉन्ड आ गया उसके 7 डेज के बाद में या फिर रिसिप्ट ऑफ डीजी का रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, उसने डायरेक्ट करा पार्टीज को टू पब्लिश विद इन 10 वर्किंग डेज इन न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट, कि जनरल पब्लिक को अवेयर करो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। जनरल पब्लिक ने क्या किया, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, 15 डेज के अंदर अंदर। सीसीआई ने फिर क्या किया, इट ऑल्सो आस्क फॉर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद इन 15 डेज। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन जब आ गई तो ऑर्डर दे दो, ऑर्डर 90 डेज के अंदर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड है। ऑर्डर के अंदर लिखा जाएगा कि एडवर्स इफेक्ट है एडवर्स, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। इफेक्ट नहीं है तो कॉम्बिनेशन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफिकेशंस के लिए बोला गया, मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया, कर भी लिया तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया पर करा नहीं तो फिर आप गलत हो, आप नहीं कर सकते हो फिर कॉम्बिनेशन को। लेकिन आपने मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट तो नहीं करा लेकिन अपना रिकमेंडेशन दिया, अगर वो चलेगा सीसीआई को ठीक है, नहीं चलेगा सीसीआई को तो उनका जो ओरिजिनल मॉडिफिकेशन था उसको अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो 30 डेज के अंदर तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। आई होप दिस चार्ट विल हेल्प यू आउट इन मोर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। बाकी एक बार और रीड आउट करना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझा टेलीग्राम है ही, एक बार और पीछे करके रिवाइंड करके रिकॉर्डेड का वायदा रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन इनवाइटेड 15 वर्किंग डेज, सबमिशन ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें वही है, मैंने एक सिंपल से चार्ट के अंदर उस चीज़ को कवर अप करा दिया, ओके। अब आपको ये सब रीड आउट कर लेना है। ऑर्डर्स तो देखिए कॉम्बिनेशन इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, ऑर्डर्स को भी हमने वहीं पे कवर अप कर लिया। मॉडिफिकेशन 90 वर्किंग डेज के अंदर बोला नहीं बोला, मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करा या नहीं करा, सेम चीज़ है। अब यही चीज़ इन्होंने थोड़ा थोड़ा चार्ट वार्ट के अंदर दे दिया, अलग अलग चार्ट्स बना दिए इन्होंने हर एक चीज़ के, तो ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब एक बार बस आप रीड आउट कर सकते हो, वैसे मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, ठीक है। वही बात है कि आप मॉडिफिकेशन के लिए अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको 30 डेज के अंदर अंदर बताना है उनको, 30 वर्किंग डेज के अंदर। सेम चीज़ है जो अपन ने कवर अप कर ली, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन वो अफेक्ट करेगा कंपटीशन इन इंडिया, बाहर की 2 कंपनीज मिल रही हैं लेकिन उससे कंपटीशन का इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के अंदर, तो ऐसे तरीके के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी सीसीआई क्या कर सकता है, अपना ऑर्डर पास कर सकता है, इवन इफ वो हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया। बट क्यों, क्योंकि वो कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे इन इंडिया के अंदर, इंटरीम ऑर्डर पास कर सकता है। अब देखिए अब वही बात, अब थोड़ी टेक्निकल वही थ्योरेटिकल बात आएगी, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सेम होती है सारे एक्ट्स के अंदर, ठीक है। अपन ने पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट पढ़ी, फिर बीच में कुछ थ्योरेटिकल बात आ गई, अब दोबारा से फिर अपन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात पढ़ी, अब दोबारा से थोड़ी थ्योरेटिकल बात यहाँ पे आ रही है। सीसीआई को सिविल कोर्ट की ही पावर रेज होगी। सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है कि आप समन कर सकते हो पीपल को, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, एफिडेविट के ऊपर चीज़ें मंगा सकते हो, उसके बाद में
एग्जामिन कर सकते हो विटनेसेस का। बेसिकली जो भी चीज़ें सिविल कोर्ट कर सकता है वही सारी चीज़ें सीसीआई भी कर सकता है, उसके पास में भी पावर है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कर सकता है। किस तरीके से रिकवरी होगी उसकी पेनल्टी की, तो एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स, एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से उसका क्या होता है, रिकवरी होती है, रिकवरी ऑफ पेनल अमाउंट। जो जो चीज़ मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जनरल मैंने बता दिया, डायरेक्टर जनरल क्या होता है, क्या करता है। अब उसकी फालतू का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे दे रखा है, जो आप एक बार रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेनल्टीज, पेनल्टीज सेक्शन एक बार रीड आउट करने वाली चीज़ होती है। अगर कोई पेनल्टी आती है तो आपको बेसिकली इंडेक्स के अंदर जाना है, बुक खोलना है, देखना है और जल्दी से उसको लिख देना है। पेनल्टीज के ऊपर ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉज के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ना कि आप बुक खोल के लिख दोगे, राइट। सो ये सब मैं अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि पावर टू इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग। तो देखो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मांगी गई कॉम्बिनेशंस के दौरान अगर आपने नहीं दिया तो आपको 1% ऑफ टर्नओवर या टोटल एसेट का क्या ऑफ सच कॉम्बिनेशंस विच एवर इज हायर का पेनल्टी लग सकता है। तो इस तरीके से बस आपको उसको रीड आउट करना है कि अच्छा ठीक है आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया तो उसका क्या पेनल्टी होगा, ठीक है। इस तरीके से बस अपने को पढ़ना है। अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उससे रिलेटेड आपको क्या पेनल्टी मिल सकता है, 1 करोड़ तक का पेनल्टी आपको मिल सकता है। आपके पास में सीसीआई के पास में पावर है कि वो इम्पोज कर सके लेसर पेनल्टी देन व्हाट इज गिवन हियर। ओके, सो ये सारी रीड आउट करने वाली ही चीज़ें हैं। वो कब आपको लेसर पेनल्टी देगा, लेसर पेनल्टी कब देगा, जब उसको लगे कि आपने सारा फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करा है बिफोर द रिपोर्ट। तो देखो डीजी की रिपोर्ट आने के बाद तो मुझे पता ही है कि आपने गड़बड़ कराया नहीं कराया। अगर आपको फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना है तो उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही आपको बता देना है कि नहीं नहीं ये मेरे से गड़बड़ हो गया। तो अगर आप पहले ही उसे सब कुछ ट्रू डिस्क्लोजर कर देते हो तो सीसीआई आपको कम लेसर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। कुछ गाइडलाइंस हैं। जो भी सम जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। सेम चीज़ जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी। अब देखो कंपटीशन एडवोकेसी, सेम चीज़ अगर सीजी अमेंडमेंट करती है तो 60 डेज के अंदर आपको बताना है। सेम अपन ने वहाँ भी पढ़ा था। फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ पे पैसे जाते हैं और फिर जो बचा हुआ पैसा होता है वो कहाँ पे जाता है, कंपटीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, राइट। आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट करानी पड़ेगी CAG से, राइट। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ये इंपॉर्टेंट है कि सीसीआई को अपना जो भी बैलेंस शीट, इनकम टैक्स और जो भी वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ना उसको मिनिमम 10 ईयर्स तक का क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। 10 ईयर्स तक आपको अपने अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सीसीआई को एमसीक्यू आ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है या आया हुआ है, चाहे मॉक टेस्ट के अंदर चाहे ओरिजिनल पेपर के अंदर, वो सब मैं आपको कवर करा रही हूँ, इवन इफ वो थ्योरेटिकल है, राइट। रिटर्न वगैरह फर्निश करनी पड़ेगी। एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, दैट अपन यहाँ पे अपील कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि आपको टाइम पीरियड टू अपील यहाँ पे 60 डेज दे रखा है कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के 60 डेज के अंदर अगर आपको अपील करनी है तो अपील कर लीजिए अपीलेट अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपीलेट अथॉरिटी कौन है, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। रीड आउट प्रोसीजर्स, पावर्स वगैरह दे रखे हैं। कुछ ऐसी बात है नहीं जो मैं आपको बता सकूं या एग्जाम्स के अंदर आ सके, इवन वैसी भी बात नहीं है, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेना बस। पेनल्टी क्या लगेगा अगर आपने ऑर्डर्स ऑफ NCLAT मतलब आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी रख सकती है, वो यहाँ पे दे रखा है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो मैंने आपको बोला ना कि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आप अपील कर सकते हो, राइट। आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कर सकते हो। तो आप क्या खुद जाएंगे अपील करने के लिए, आप किसी और को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं। तो आप किसी और को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं।
सीए को भेज सकते हैं, सीएस को भेज सकते हैं, सीएमए को भेज सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर को भेज सकते हैं, फिर अदर ऑफिसर को भी आप भेज सकते हैं। देखो अपन सीए हैं, अपन ने पढ़ लिया कंपटीशन एक्ट के बारे में। अब अगर अपने को कोई अपना क्लाइंट बोले कि देखो मेरा कंपटीशन का जजमेंट आया है, आप जाके बात करिए, क्योंकि अपने पास नॉलेज है तो अपन जाके उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को हो सकता है इतनी नॉलेज ना हो, तो अपने पास में राइट है टू एक्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रंट ऑफ द CCI। अब सुप्रीम कोर्ट अगर वो लोग NCLAT की बात से भी सहमत नहीं होते हैं, ऑर्डर से भी सहमत नहीं हो सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। रेरा के अंदर अपन ने पढ़ा था कि आपको हाई कोर्ट के पास में जाना है, लेकिन कंपटीशन एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने को अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आइए और बस देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए, राइट। अपने पास में बुक है तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, अपील टू CCI से बात नहीं बनी, NCLT के पास में गए, NCLT से भी बात नहीं बनी, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहीं नहीं जा सकते, और उस केस के अंदर हाई कोर्ट के बाद में कहीं और नहीं जा सकते। वो जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाएगा। मिसलीनियस प्रोविजन तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली, बिल्कुल वो सेम है चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं बताती हूँ आपको। वही है कि यार CCI के अंदर जो बात हो रही है, ट्रिब्यूनल के बीच में कोई बात जो हो रही है, वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट। अब ये तो बिल्कुल ही रीड आउट करने वाली बात भी नहीं है इसके अंदर कुछ। यहाँ पे ना सारा जितना भी आपका पेनल्टीज, आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ट्रांसफ़र टू, अब कुछ नहीं है। ये पहले ना ये वाला कमीशन इसको बात देखता था, लेकिन अब ये सारे कमीशंस बंद हो गए हैं और सारी बातें कौन देख रहा है, CCI ही देख रहा है। अगर कंपटीशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखो सारी चीज़ें किससे शिफ्ट हो गई हैं, कंपटीशन कमीशन को शिफ्ट हो गई है। ये वाली सारी चीज़ें किसको शिफ्ट हो गई है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को शिफ्ट हो गई है। तो ऐसी कुछ पढ़ने वाला एक बात नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपटीशन कमीशन ऑफ कंपटीशन एक्ट, कंप्लीशन कर लिया है अपने कंपटीशन एक्ट का। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा बातें नहीं है कंपटीशन एक्ट के अंदर, बस उन्होंने थ्योरी को बहुत ज़्यादा फैला रखा है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें उन्होंने लिख रखी है। जो चीज़ एक पेज के अंदर कवर अप हो सकती थी उसको 3-4 पेज के अंदर निपटाया है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने उसको अच्छी तरीके से कर लिया है। सबसे पहले अपन ने अग्रीमेंट्स पढ़े, अब्यूज़ ऑफ अग्रीमेंट्स वगैरह पढ़े। उसके बाद में अब्यूज़ ऑफ अग्रीमेंट्स के अंदर अपन ने हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स एंड वर्टिकल अग्रीमेंट्स पढ़ा। उसके बाद में डोमिनेंट पोजीशन एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने CCI से रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें पढ़ी। उसके बाद में अपन ने CCI से रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें अपन ने पढ़ी। उसके बाद में अपन ने प्रोसीजरल सेक्शन पढ़े रिगार्डिंग द इंक्वायरी विद रिगार्ड्स टू अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड अब्यूज़ ऑफ अग्रीमेंट्स दैट आर फाइंडिंग अब्यूज़ ऑन कंपटीशन। ओके, अग्रीमेंट जो कि अब्यूज़ कर रहे हैं कंपटीशन इन इंडिया के ऊपर। और अपन ने इंक्वायरी वाली बात पढ़ी अपने कॉम्बिनेशन के अंदर। उसके बाद में वापस से अपन ने कुछ थ्योरेटिकल बातें पढ़ी और अपन ने बातें पढ़ी रिगार्डिंग द अपीलेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट और कुछ पेनल्टीज वाली बातें। ओके, सो बस इतना सा ही था कंपटीशन एक्ट एंड उतना सा ही था रेरा एक्ट। तो अपने यहाँ पे 2 एक्ट्स अपने कवर अप हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं अपन। यस, अपना हो गया है कंपटीशन एक्ट, अपना हो गया है रेरा एक्ट। ओके, ओनली 7 एक्ट्स आर देयर। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो। ज़रूर से रिव्यूज़ दीजिएगा। जैसे ही अपना ये क्लास ख़त्म हो जाता है, आई थिंक आपका रिव्यू का आता होगा ऑप्शन, वहाँ पे अगर आप रिव्यू दे देंगे, प्लस अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रिव्यू दे देंगे तो बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। मुझे पता चलेगा कि दैट मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाउएवर आई रिकमेंड दैट एक बार क्लास देखने के बाद में खुद से रीड आउट कर लेना, तो अब एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं मैम ने सारी चीज़ें कवर अप कराई हैं। ओके, और उसके बाद में रिव्यू देना कि आपको सारी बात समझ में आई या नहीं आई। Okay, thank you very much guys. See you guys in the next chapter. Till then, please complete your homeworks, that is to read from ICI module.